अब आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या है। फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, जरा शांति बनाओ। कहाँ है दंडवा? फिगर ऑफ स्पीच क्या है, शांति बनाओ जरा। फिगर्स ऑफ स्पीच, इज इट नॉट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच जरा हम देखेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे तो फिगर, ठीक है। देखो इसमें क्या लगा, फिगर 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 का प्लूरल हो जाएगा फिगर्स। फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि हमारे बात या बोली या संवाद, क्या समझ रही हो, या बतकही जिसको कहते हैं, या क्या समझ, या अभिव्यक्ति के फिगर, अलंकार। हम अब अपनी अभिव्यक्ति को किस प्रकार अलंकारित कर सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। अब अलंकार किसे कहते हैं, अगर हिंदी में देखें तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण, अंग्रेजी में जिनको ऑर्नामेंट्स कहते हैं। फिगर 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 फिगर्स आर कॉल्ड इन इंग्लिश ऑर्नामेंट्स, आभूषण। जस्ट एज द लेडी यूज्ड ऑर्नामेंट्स, जस्ट एज द लेडीज यूज ऑर्नामेंट्स टू इनहेंस देयर ब्यूटी, जिस प्रकार औरतें अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं। क्या समझ रहे हो? दे वियर गार्लैंड, दे वियर नेकलेस। नेकलेस कहां पहना जाता है भैया? नेकलेस कहां पहना जाता है? गर्दन में न पहना जाएगा। अरे इडियट स्टूडेंट्स, यहाँ पर लोहार चले आते हैं ना, क्या बताएं एकदम से। नेक नेक ईयर रिंग, ईयर रिंग, ईयर से ईयर में जो पहना जाए ईयर रिंग कल आएगा। ऑर्नामेंट विच इज वर्न इन ईयर इज कॉल्ड ईयर रिंग। ईयर में पहना जाएगा ईयर, नोज रिंग, नोज में पहना जाएगा नोज रिंग। इसके बाद वेस्ट में पहना जाता है, वेस्ट में कमरबंद इसको कहते हैं। तो इस प्रकार के बहुत से आभूषण और पड़ते हैं। एक दूसरे के मांग टीका कहते हैं, मांग टीका, ये यहाँ पर पहना जाता है। मांग, मांग कहां पड़ते भैया? हमारे तो बार नहीं है, इसके बारे के बीचों में एकदम पार पे मांग, मांग टीका वहां पर लगा देते हैं। तो इस प्रकार ये सब आभूषण होते हैं। तो आभूषणों का प्रयोग औरतें करती हैं, आजकल तो आदमी भी कर रहे हैं। मैं बहुत देख रहा हूँ बहुत लोग, एक एक लोग हैं शो ऑफ करने के लिए कि हम बड़े घर के हैं, बहुत पैसा वाले हैं। हो सकता है कि ज्यादा पैसा वाले नहीं भी हो, लेकिन अपना अपना विचार होता है। घड़ी 50-50 हजार की घड़ी लगा के चलेंगे, हाँ, जबकि उनके पास मोबाइल भी है, लेकिन वो घड़ी जरूर लगा के चलेंगे। तो व्हाई? टू शो ऑफ, टू शो दैट दे बिलोंग टू द रिच फैमिली, एफ्लुएंट फैमिली, या फिर उनकी टेंडेंसी है उस प्रकार से। लेकिन बहुत लोग बहुत धनी आदमी, बहुत धनी परिवार के होते हैं, लेकिन नहीं पहनते हैं। कपड़ा देखेंगे एकदम सिंपल। जब कोई बताएगा कि यार इतना जमीन है, ये तो लेक्चरर है या प्रोफेसर है, ये है, हाँ, तो फिर आपका दिमाग घूम जाएगा, अरे यार कितना सो सिंपल मैन। तो दे आर ऑफ द थिंकिंग, दे आर ऑफ द थिंकिंग ऑफ द सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, दे आर द पीपल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वो इस प्रकार के लोग होते हैं कि सिंपल लिविंग, यानी उनका जीवन जो होता है सिंपल तरीका से वो जीते हैं, वो सोच है, और हाई थिंकिंग, उनकी सोच बहुत ऊंची होती है। तो इस प्रकार के लोग हैं। तो जिस प्रकार आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार आभूषणों का प्रयोग करके औरतें जो अपने को सजाती थी, हालांकि आप पुरुष भी आप सजाने संवारने में कम नहीं रह गए हैं, हाँ। तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार औरतें और आदमी अपने आभूषणों का प्रयोग अपने की ब्यूटी को, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसी प्रकार हमारे जो कवि लोग हैं, हमारे जो पोएट लोग हैं, वे या कवित्री लोग हैं, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए, या अपने को एक्सप्रेस करने के लिए फिगर्स का आप स्पीच का प्रयोग करते हैं। अब फिगर्स ऑफ स्पीच का जब वो प्रयोग करते हैं अपने भावों को प्रयोग करने के लिए, तो आप देखेंगे कि उनके जो कंपोजिशन होते हैं, जो उनकी लिखावट होती है या उनकी जो लेखनी होती है, लेखनी किसमें लिखी जाती है? लाइंस के रूप में। जब लाइंस जुड़ती हैं तो वो पैराग्राफ बना देती हैं। तो पैराग्राफ, तो लाइंस जब जुड़ते, आप देखेंगे उनकी लाइनों में, अब अंदर ना जाइए, इसी पर आप रहिए, लाइनों में देखेंगे तो सिंप्लिसिटी, फिगर्स ऑफ स्पीच के प्रयोग के द्वारा सिंप्लिसिटी आ जाती है, सरलता आ जाती है। उनकी लाइंस अब बढ़िया सरल हो जाती है। इवन
अनएजुकेटेड मैन और इलिटरेट मैन, अशिक्षित आदमी भी समझ सकता है, इतना सरल हो जाती है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि इनोवेशन, नवीनता या नयापन उसमें आ जाता है, कुछ दूसरे टाइप की हो जाती है, नयापन आ जाएगा, कुछ अलग हटके। अगर उसको उनका प्रयोग ना किया जाए तो थोड़ा दूसरे टाइप की लगेंगे, वो लगेंगे कि वही पुराने या परंपरागत तरीके से जो चली आ रही है या लिखावट या व्यक्ति के अभिव्यक्ति हो रही थी उसी तरह होती है। लेकिन इसमें नयापन आया, नवीनता आपको दिखेगा, स्वीटनेस, माधुर्य आ जाता है, मधुरता आ जाती है, ये इट साउंड्स, इट प्लीजेज आवर ईयर। इससे हमारा वो लाइन जो आप देखेंगे जो अभिव्यक्ति होगी, तो वो जो अभिव्यक्ति होगी या वो लाइन होगी, वो स्वीटनेस, उसमें माधुर्य भी आपको मिलेगा और इसके बाद उसका सौंदर्य भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आप तो फिगर ऑफ स्पीच को, ये फिगर ऑफ स्पीच के जो है ये प्रॉपर्टीज है कि फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकारों का प्रयोग कर देने से हम कवियों के या हमारे जो भाव होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें सिंप्लिसिटी, इनोवेशन, स्वीटनेस, ब्यूटी, ये सब आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि figures of speech is a deviation from the ordinary form of the expression, from the ordinary form of the expression. Figure of speech is a deviation from the ordinary form of the expression or the ordinary course of ideas, or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच का जो प्रयोग होता है, अलंकार का प्रयोग जो होता है, साधारण तरीके से कही गई बातों को का से एक अलगाव या उससे एक हम दूरी बनाते हैं, साधारण तरीके से न कहकर एक अलग तरीके से हम फिगर ऑफ स्पीच का जब प्रयोग करते हैं तो लगता है कि वो अलग तरीके, बात वही रहेगी, सेंस वही रहेगी, लेकिन वो अलग तरीके से परोसा गया होता है, वो अलग तरीके से रखा गया होता है, अलग तरीके से लिखा गया, अभिव्यक्त किया गया होता है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में बहुत से फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में अगर अंग्रेजी की बात करें तो सबसे पहले सिमिली, नंबर सेकंड पर उपमा, मेटाफर, इसी प्रकार आ जाएगा पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो फिगर ऑफ स्पीच को अब फिगर ऑफ स्पीच में हम अब देख लें, कुछ लाइन देख लें इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, आई वंडर्ड लोनली as a cloud. I wandered lonely as clouds. It droppeth as the gentle rain from heaven. It droppeth as the gentle rain from heaven. The night is dark. As a black stone. The night is dark as a black stone. In all these lines, figures of speech or figure of speech is used. इन सभी लाइनों में अगर आप देखें तो देखो तुम लोग, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग या अलंकार का प्रयोग, ये फिगर का प्लूरल फिगर्स हो जाएगा, क्योंकि अलंकार कई होते हैं इसलिए हम फिगर्स लिख दिया गया। I wandered lonely as a cloud. फर्स्ट आप इसका डिफिनेशन पहले देख लो, इसको थोड़ा सा हम इसमें खोलने जा रहे हैं, इसका पत्ता खोलने जा रहे हैं इन तीनों लाइनों का, कि किस प्रकार ये जो है इनमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है और अलंकारों के प्रयोग की मदद से इनकी इसमें स्वीटनेस, माधुर्य या फिर सिंप्लिसिटी, इनोवेशन या फिर ब्यूटी लाई गई है। जरा देखो इधर, जस्ट लुक एट द बोर्ड, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, just first see it, first watch it, first look at the blackboard, then write down. I wandered lonely as a cloud. अब इसमें देखिए ये लाइन क्या कहती है, I wandered lonely as a cloud. अरे भाई, I wandered lonely, wander का मतलब होता है to move aimlessly, to move, हेलो कहां से आई हो? I wandered lonely, wander का मतलब होता है WANDER, wander,
वांडर का मतलब होता है टू मूव एमलेसली, एमलेसली, एमलेसली माने विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना। इसको बार बार लिखा गया, क्यों लिख रही हो, व्हाई आर यू राइटिंग वांडर, WANDER नहीं लिखा गया। हा? तो मूव एमलेसली हियर एंड देयर, यहां वहां घूमना। अभी देखो राइटर क्या कर रहा है, उल्लेख कर रहा है, वंडर लोनली, मैं घूमा, मैं इधर उधर, लोनली माने अकेले, लोनली माने अकेले या अलोन, आई वंडर्ड अलोन। कैसे भैया, एज ए क्लाउड, जैसे बादल घूमते हैं वैसे मैं घूमा। अरे भैया कुल मिला के वो यही कहना चाहता है कि वह इधर उधर घूमा, लेकिन अब उसमें जोड़ दिया एज ए क्लाउड, वह बादलों की तरह इधर उधर घूमा। अब देखो अलंकार का प्रयोग कर दिया, कहां प्रयोग किया, यहां पर प्रयोग कर दिया। अपनी तुलना कभी किससे कर दिया है, क्लाउड से कर दिया है। देखो अब इसमें कुछ नया तरीके से लेकर वो भी लिख सकता था कि आई वंडर्ड लोनली या वाई वंडर्ड अलोन, मैं अकेले घूमा, लेकिन उसने लिख दिया आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। दिस लाइन इन दिस वे ही प्रोड्यूसेस, he has produced sweetness, innovation, नयापन ला दिया। जो लोग पहले से लिख रहे थे, क्या सुन रहे हो, दूसरे लोग लिखते तो कैसे लिखते, आई वंडर लोनली, मैं अकेले घूमा, मैं इधर उधर अकेले घूमा, क्या समझे। लेकिन इसमें उसने अलंकार का या इस फ्रेज का, यहां पर देख रहे हो, इसका प्रयोग करके 1 2 3 इन 3 वर्डों का प्रयोग करके सरलता ला दिया, सिंप्लिसिटी, इनोवेशन ला दिया। अब तुम समझ में आ जाएगा कि बादल इधर उधर बिना एम के जैसे घूमते रहते हैं, बिना उद्देश्य के, देखती हो बादल इधर उधर घूमते रहते, वैसे कभी घूमा। अब कोई भी समझ जाएगा, नयापन ला दिया, लिखने का नया तरीका ही बदल दिया, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका बदल दिया है। अरे बाप रे बाप, माधुर्य आ गया, मधुरता आ गया, सुनने में कितना अच्छा है। वंडर लोनली एज ए क्लाउड, हाँ, आई वंडर लोनली एज माई मौसा, हाँ, आज माई फोफा, मैं फोफा की तरह, अगर फोफा घुमक्कड़ हो, हाँ, शराब पी के इधर उधर घूम रहा, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेचुरल थिंग को कभी उठाया। देखो यहां पर किस अलंकार का प्रयोग किया गया, हेलो लड़की, चल पहले समझ लो, देन राइट डाउन, आई वंडर लोनली। दूसरे लाइन को देखो, जस्ट वॉच द सेकंड वन, कितना ब्यूटीफुल लाइन होगी, देखो कितना ब्यूटी, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। वाह, क्या लिखने का तरीका है, क्या एक्सप्रेस करने का तरीका। दूसरा लाइन देखो, जस्ट कम टू द सेकंड लाइन, इट ड्रॉपेथ एज द ड्रॉपेथ मीन ड्रॉप्स, यह गिरता है, एज द जेंटल रेन, जेंटल रेन वर्षा, सज्जन वर्षा की तरह, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से। अरे स्वर्ग मतलब स्काई, यहां पर हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग मतलब स्काई, स्वर्ग, स्वर्ग हेवन। इसकी दूसरा वर्ड इसके लिए होता है पैराडाइज, इसका एक और वर्ड होता है एडन। एडन गार्डन है कलकत्ता, भारत का सबसे बड़ा मैदान है, इस समय शायद बदल गया, 1 लाख कैपेसिटी इसकी है, क्रिकेट का एक ग्राउंड एडन गार्डन। एडन मींस, यहां पर भी कभी देखो, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन, यहां पर भी आप कभी ऐसे लिख सकता था, इट ड्रॉपेथ फ्रॉम द स्काई, वर्षा गिरती है कहां से, स्काई से। लेकिन क्या ने कभी ने यहां पर नई इनोवेशन ला दिया, यहां पर सिंप्लिसिटी ला दिया, यहां पर स्वीटनेस ला दिया, इस लाइन में ब्यूटी ला दिया है, लिखने का तरीका बदल दिया। इससे इस लाइन में समझ रही हो, ब्यूटी आ गई, इनोवेशन आ गया, स्वीटनेस, ब्यूटी भर दिया, स्वीटनेस भर दिया, सिंप्लिसिटी भर दिया। He enriches this line with simplicity, innovation, sweetness and beauty. Enriches this line. Enrich माने ENRICH, रीच के आगे EN लगा दोगे तो ये वर्ब बन जाएगा। इनरिच माने धनी बनाना, इनरिच माने धनी बनाना या धनी करना। तो इससे लाइन अब करने का तरीका बदल दिया, और इस वजह से यहाँ एक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहां पर भी अगर देखें तो सिंपली, जैसे ये असेंबली का प्रयोग किया गया है। तो वर्षा कैसे सज्जन की तरह होती है, वर्षा कितनी सज्जनता लाती है, हाँ हाँ कि नहीं, सज्जन होती है वर्षा, सज्जन होती है, जेंटिल होती है। हाँ, वर्षा को सज्जन बता दिया, बताइए, और वर्षा सज्जन होती ही है। हाँ, when rain comes upon the body, when rain comes and goes to the ground, comes upon the ground from the sky,
और हेवन मीन्स हियर स्काई। हाँ, एवरीथिंग वेदर इट इज प्लांट, बीइंग्स, ऑल आर हैप्पी, सभी लोग खुश हो जाते हैं। द प्लांट बिकम्स ग्रीन, द ट्रीज एंड प्लांट्स बिकम्स ग्रीन, हरे भरे हो जाते हैं। दे टर्न्स इनटू ग्रीनरी, है कि नहीं? तो सज्जन की तरह यहां पर वर्षा को सज्जन बता दिया गया। आराम से वो लिख सकता था कि इट ड्रॉप्स फ्रॉम द स्काई, लेकिन वाह क्या लाइन है, क्या लाइन को बना दिया। लाइन कितनी मजेदार हो गई, हाउ जॉयफुल, हाउ इफेक्टिव, कितना प्रभावशाली हो गई। जिस प्रकार एक आदमी कपड़ा पहनता है और जैसे सूट पहन के टाई लगा लेता है और ये सब ऊपर नीचे एकदम फर्स्ट क्लास, देखिए। तो ये तरीका, उसी आदमी को आप गेटअप में देखेंगे, अलग अलग गेटअप में देखेंगे तो अलग अलग तरीके से दिखेगा। हाँ, आप कह रहे सियरुआ, सियरुआ हो हमारे गाँव का है, अच्छा अरे यार तो हीरो जैसे दिख रहा है, समझे में ना, तो सियरुआ ना यार ना, फिर देख लिए अरे यार वह सूट बूट लगा ले, टाई लगा ले। इसी तरह ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच होती है, एक्सप्रेशन को या भावों को, भाव में नवीनता, माधुर्य, सुंदरता तथा स्वीटनेस पैदा कर देती है, और इसी वजह से इनका प्रयोग किया जाता है। और ये फिगर ऑफ स्पीच का यही कमाल नहीं है, ये फिगर ऑफ स्पीच में एक फिगर ऑफ स्पीच तो ऐसी आती है जो सरसों को पहाड़ जैसा उसमें बढ़ा दिया जाता है, सरसों को पहाड़ जैसा, कि हनुमान जी पहाड़ों उखाड़ के लेकर उड़ गए, देखो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया। हाँ, वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने, पहाड़े उनको समझ में नहीं आएगा। जब वो लक्ष्मण को मूर्छा लगी, बाण लगा, तो सुसैनबद्ध ने बताया कि किष्किंधा पर्वत पर एक फ्लूर है, फ्लावर है, अगर वो मिल जाए, है ना, संजीवनी उसका नाम था। तो संजीवनी घर घर में गमला में हम लोग बेस में उगा लेते हैं, है कि नहीं, तो उससे काम हो जाता। ये जहर वो उसका काट है, वो अगर उसको पीस के पिला दिया जाए तो ये बच जाएंगे। तो गए पहाड़ पर उड़ते हुए, वो पहुंचे वहां पर, तो उनको अब फ्लावर, वहां पर बहुत टाइप के फ्लावर, अब है ना, देयर वर वैराइटीज ऑफ फ्लावर्स एंड दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज दैट फ्लावर। हाँ, दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज, वो पहचान नहीं सके। तो उन्होंने कहा कि रुको, पहचान नहीं सके और ये हमारे, है कि नहीं, मास्टर मालिक राम के भाई की बात है। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, पहाड़ में उखाड़ लिया। किधर से उखाड़े हमको समझ में नहीं। अरे भाई, जो चट्टान रही होगी जिस पर जमे होंगे उनको उखाड़ लिया गया। लेकिन भाई कितना बड़ा आदमी कैसे चट्टान भैया लेके उड़ेगा, हाँ, कितना दूर का चट्टान लेके उड़ेगा। हाइपरबोल का अलंकार का प्रयोग किया गया, हो सकता है, हालांकि ये आस्था का विषय है। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ द फेथ ऑफ द पीपुल, ऑफ हिंदू पीपुल, सो आई कैन नॉट गो डीप इनटू दिस मैटर। लेकिन इस तरह हम देख सकते हैं और किताबों में देख सकते हैं कि हाइपरबोल का प्रयोग है। हाइपरबोल का प्रयोग का मतलब, हाइपरबोल एक अलंकार है जिसमें हम, जहां पर राइटर जो है सुई को जो खम्बा जैसे बता देता है कि नहीं। हाँ, आंखों को ऐसा गहरा बता देता है कि वो झील जैसी गहरी है, समुद्र जैसी गहरी, ओशियन जैसे हमारे इसमें सबसे बड़ा जो ओशियन है क्या है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, और उसमें सबसे गहरी जगह कौन सी है, मेरियाना गर्त है। और उस गर्तवा में सबसे ज्यादा गहरा कौन गर्त है, चैलेंजर द्वीप, है कि नहीं, है चैलेंजर द्वीप। तो उतना गहरा बता देते हैं भैया। अब पहाड़ को क्या बता देंगे, पहाड़ को क्या बना देंगे, राई बना देंगे। राई मीन्स सरसों, राई मीन्स जान लो हिंदी में राई मीन्स सरसों था, हाँ, मस्टर्ड सीड। आइए देखते हैं इस लाइन को, द नाइट इज डार्क एज ए क्लाउड या एज ए ब्लैक स्टोन। अब इस वाली लाइन को जरा देखो बाबू, यू कैन अंडरस्टैंड इट। राइटर लिख सकता था परंपरागत रूप से इसको, अगर बिना अलंकार के इसको लिखा जाए, बिना इसके इसमें कुछ दिए लिखा जाए, ऐड के लिखा जाए, क्या रिचा, व्हाट आर यू डूइंग देयर, इसको पहले समझ लो। तो नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन, अगर अलंकार का प्रयोग नहीं करता तो क्या लिखता, जरा बताओ तो। द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन, रात काले पत्थर की जैसी अंधेरी है। द नाइट इज मच टू डार्क, हाँ, द नाइट इज टू डार्क, रात बहुत क्या थी, काली थी, यानी कि नथिंग वाज विजिबल इन दैट नाइट, या नथिंग इज विजिबल इन दैट नाइट। इतनी रात काली है, या अंधेरा इतना ज्यादा है, डार्कनेस इतना ज्यादा है कि वहां पर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है कि नहीं, क्या समझ रहे हो। तो लेकिन राइटर ने लिखा क्या, इस लाइन में नया पल्ला दिया लिख के, देखो
द नाइट इज डार्क, रात अंधेरी है, कैसी, एज ए ब्लैक स्टोन, जैसे काला पत्थर होता है। और इस तरह राइटर ने यही एज ब्लैक स्टोन जोड़कर इस लाइन को सरल बना दिया। इस लाइन में नवीनता ला ली, लिखने का तरीका या व्यक्त करने का तरीका बदल दिया, और ये माधुर्य ला दिया। पढ़ने में कितना मधुर लग रहा है। हाउ जॉयफुल, इट प्लीजेज आवर माइंड, इट प्लीजेज आवर सोल। यह हमारे आत्मा को सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, हमारे ईयर को सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, हमारे ये सौंदर्य ला दिया। तो ये है कमाल। दिस इज द मैजिक, दिस इज वंडर, which by which are which figures of speech produce। और ये कमाल है, ये वंडर है, ये आश्चर्य है, जो आश्चर्य या जो कमाल। और वो कमाल क्या है कि उन लाइनों को सरल बना दिया जाता है। सरल का मतलब सिंपल बना दिया जाता है, which is agreeable by anyone, whether it is literate, illiterate, half minded है कि नहीं। माइंड में भी कई माइंड को होंगे, उसमें आप देख लेना, जब साइकोलॉजी पढ़ोगी तो उसमें देख लेना। पूरा का पूरा एगो हाफ नहीं होते हैं। आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा 120 से पार, तो उसका होता है आईक्यू लेवल देखा जाता है। 60 से 120 वाला कितना है, 120 से ऊपर वाला कितना है, 90 से 100 के बीच में क्या कहा जाएगा, इस तरह कहा जाता है। इसके बाद इनोवेशन नयापन राइटर ला देते हैं, इसके बाद स्वीटनेस माधुर्य ला देते हैं, ब्यूटी ला देते हैं। तो ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच का के प्रयोग का कमाल है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फिगर्स ऑफ स्पीच। आने वाले चैप्टर में अन्य टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।